संगठनात्मक जिला कांगड़ा के सामान्य अध्यक्ष, धन्यवाद श्रीमान विश्व चक्षु जी। आज की इस बैठक में हम सबके बीच में हमारे पार्टी के संगठनात्मक जिला कांगड़ा के सामान्य अध्यक्ष श्रीमान सचिन शर्मा जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी और एडवोकेट जी विश्व चक्षु जी, हमारी पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और जो हमारा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है उसके संयोजक और सुप्रसिद्ध हमारे लोक गायक श्रीमान कर्नैल राणा जी, उपस्थित पत्रकार मित्रों, आपका आज की प्रेस वार्ता में अभिनंदन और स्वागत। आज की प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2.5 वर्ष के कुशासन में जो पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करने की दिशा में कदम उठा रही है, उसको लेकर आज मैं आपसे कुछ विषयों को साझा करना चाह रहा हूं। मित्रों, आप सब ने छापा भी और हम सब ने पढ़ा भी है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पर्यटन निगम के अंतर्गत 14 ऐसे होटल जिनको अपने चहेतों को जो है एक योजना पूर्वक जो है वो बेचने का प्रयास कर रही है। और वास्तव में ये होटल का विषय नहीं है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश की पर्यटन की दृष्टि से एक धरोहर भी है और हिमाचल की सरकार इसको अपने चहेतों को खुश करने के लिए पूरी तरह आतुर दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में इस कुशासन की चर्चा हर जुबान पे है कि जो सरकार पिछले 2.5 वर्ष के अपने शासनकाल में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा कर्ज में हिमाचल प्रदेश को डुबाने के बाद अब नया रास्ता पकड़ लिया है कि अब जो हमारे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र में जो हमारे इस प्रकार के जो धरोहर से जुड़े हुए होटल है कि उनको भी हम जल्दी से जल्दी ठिकाने लगा दें। और मुझे याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसमें एक चर्चा जरूर शुरू हुई, लेकिन चर्चा ही हुई थी और उस समय के नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान मुकेश अग्निहोत्री जी ने इस विषय पर बहुत आक्रामक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिमाचल प्रदेश ओन सेल हो रहा है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक एक करके सभी अपने विषयों को हिमाचल की सरकार के सम्मुख आपके माध्यम से रखने का प्रयास करूंगा। हम सब जानते हैं कि प्रारंभ में हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से उतना विकसित नहीं था। यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटक आते थे उनको वो सुरक्षित व्यवस्था नहीं मिलती थी। अगर ये प्रयास हुआ तो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के निगम के अंतर्गत ऐसे रमणीक स्थल जो थे उनको चिन्हित किया कि कहां इस प्रकार के होटलों का निर्माण किया जा सकता है ताकि देश और प्रदेश से बाहर से आने वाला पर्यटक हिमाचल प्रदेश की उस सुंदरता को देख पाए और सुरक्षित महसूस कर पाए। और ये चिंतन और मंथन नहीं हुआ, लेकिन अनेकों ऐसे होटलों का निर्माण भी हुआ। चाहे हिमाचल प्रदेश में जो भी सरकार आई हो, उन्होंने इस विषय को लेकर हमेशा रचनात्मक कदम बढ़ाने का प्रयास किया। मुझे याद है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी जब शीतकालीन प्रवास के अवसर पर हिमाचल के निचले क्षेत्रों में जनता से मिलने आते थे तो उन्होंने उस समय जो हमारा एक पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ऐतिहासिक स्थान है कश्मीर हाउस, उन्होंने वहां पर
अपना आवास भी और अपना कार्यालय भी स्थापित किया था और वहीं से वो सरकार भी चलाते थे। लेकिन जब वर्ष 1998 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी बने, तो उन्होंने फिर उस पर्यटन से जुड़े उस होटल की धरोहर को वो मान्यता देने के लिए, वो दर्जा देने के लिए यह फैसला किया कि कश्मीर हाउस जो है वो पर्यटकों के लिए ही रहेगा। उसके महत्व को अगर समझने का प्रयास किया था तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था। लेकिन आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के दर्जनों से भी ज्यादा होटलों को किस मजबूरी में और किस योजना के तहत और किन को खुश करने के लिए और किसके इशारे पर यह हिमाचल प्रदेश की जनता की समझ से परे का विषय है। हम सब जानते हैं कि इसी जिला के अंतर्गत मित्रों, नगरोटा के हमारे माननीय विधायक श्री आर.एस. बाली जी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित ये हमारा हिमाचल हो, पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल की तस्वीर और तकदीर बदल जाए, इसकी जिम्मेदारी एक नौजवान कांग्रेस के नेता के कंधों पर थमाई थी। और हमें भी अच्छा लगा कि निश्चित तौर पर उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो विजन है, निश्चित तौर पर इसका इस क्षेत्र में लाभ ही होगा। लेकिन कितना बड़ा इस सरकार का दुर्भाग्य है, एक तरफ वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर उनको एचपीटीडीसी का चेयरमैन नियुक्त करते हैं और उसके बाद उनको भी यह जानकारी नहीं है कि उनके अंतर्गत 14 ऐसे निगम के जो होटल है वो कैबिनेट में डिस्कस हो रहे हैं। तो एक तरफ कैबिनेट में वही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के लोग ठहाके लगाकर ऐसे होटलों को निजी सेक्टर में देने की जो चर्चा करते हैं, और दूसरी तरफ एचपीटीडीसी के जो चेयरमैन जिनका कैबिनेट रैंक है, उनको इस बात का इल्म नहीं है, जानकारी भी नहीं है। तो कैसी सरकार है, क्या कर रही है सरकार? क्या ये मैं कह नहीं सकता हूं कि स्वयं इस दिशा में सरकार की जगहंसाई हो रही है? उसी सरकार के जो इस विभाग के, इस निगम के जो कैबिनेट रैंक के जो चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। अगर ऐसा विचार सरकार कर रही है तो उस पर रिव्यू दोबारा से विचार किया जाए। मैं अपने छोटे भाई श्री आर.एस. बाली जी को कहना चाहता हूं कि ये गियर जो आप डाल दिया है वो रिवर्स गियर लगने वाला नहीं है, और सबको पता है कि इस प्रकार का जो निर्णय है वो किसी दबाव के कारण है। कहीं ना कहीं उनकी अच्छी चिंता जाहिर हुई है, तो बेचारे फिर हमारे छोटे भाई आर.एस. बाली के रिव्यू पर कौन चिंता करेगा, कौन उस पर विचार करेगा? मित्रों, ये छोटा विषय नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है कि एक तरफ उस विभाग निगम के अध्यक्ष चेयरमैन ये कहते हैं कि हम 200 करोड़ रुपए का राजस्व हिमाचल प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र में हमें प्राप्त हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और 100 करोड़ से ज्यादा राजस्व का जो एक टारगेट हमने पार भी कर लिया है। अगर 100 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू पर्यटन निगम ने प्राप्त किया है तो पर होटल को क्यों ठेके में दिया जा रहा है? यह प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की सरकार से। अगर 100 करोड़ रुपए उसकी आमदन प्राप्त हुई है तो किस मजबूरी में और किसके दबाव में फिर इनको ठेके में दिया जा रहा है? और सच में कहता हूं कि अगर गलती से ये होटल प्राइवेट सेक्टर में चले गए तो इस कॉरपोरेशन में जो हमारे, चाहे वो नियमित है चाहे अनियमित तौर पर जो कर्मचारी है, वो बेरोजगारी की दृष्टि से वो दल दल के गड्ढे में जो है वो डूब जाएंगे, उनका जीवन संकट में आ जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जब इस दिशा में कदम उठाया था तो ये सोचकर कि जहां पर्यटकों के आकर्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये होटल काम करेंगे, वही स्थानीय जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। और अगर ऐसा हो गया कहीं तो पर्यटन की दृष्टि से भी इस व्यवसाय में जो है एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी। कि पहले तो जब पर्यटक आता तो ये सोचता भी गवर्नमेंट की होटल है,
सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर है, तो अपने यहां पर आने का प्रवास और कार्यक्रम बनाते थे। और ये अगर 14 गए तो उसके बाद अगली किस्त भी निकल जाएगी, क्योंकि इनको चस्का लग जाएगा। जब इनको पता कि हमारी चिंता अच्छी हो रही है, तो फिर ये नहीं देखेंगे कि किसका रोजगार जा रहा है और किसका व्यवसाय डूब रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार सत्ता में के नशे में इतनी डूब गई है कि जैसे लगता है कि आजीवन भर के लिए हिमाचल प्रदेश की सत्ता में रहने वाले हैं। और आज मैं कहना भी चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कांगड़ा को पर्यटन का हब बनाना चाहते हैं, पर्यटन की राजधानी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कौन सा मॉडल है आपका? पिछले दिनों आपने पर्यटन के मुख्य कार्यालय को कांगड़ा में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। आज इतने वक्त बीत जाने के बावजूद भी उस दिशा में क्या हुआ, ये हिमाचल की जनता को अब तक इसका पता नहीं। आपके निर्णय होते कैसे, उस पर कार्रवाई क्या होती है? लेकिन वो दफ्तर तो शिफ्ट हुए नहीं, लेकिन इतनी आपने तेजी पकड़ ली कि जो आपको चिंता करने वाले कुछ ऐसे चहेते, कुछ आपके अपने निजी लोग आपको दिखाई नजर आने लगे, आपने तुरंत कैबिनेट में इसकी चर्चा शुरू कर दी। और यही नया काम नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कांगड़ा के लोगों को इस प्रकार से जो छल रहे हैं, ये कांगड़ा के लोगों के दिल में बहुत बड़ा आक्रोश है। आपने एक बार नहीं, अनेकों बार, जब से आपको ये चस्का लगा है, ये हिमाचल की सरकारी जमीन को, हिमाचल की सरकारी प्रॉपर्टी को प्राइवेट सेक्टर में धकेलने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोग आपको कभी माफ करने वाले नहीं हैं। यहां से 40 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश का इकलौता कृषि विश्वविद्यालय, जहां पर हिमाचल प्रदेश के किसानों की आस्था जुड़ी हुई है। हजारों वैज्ञानिक वहां से निकलकर देश और विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी के लिए पिछले लंबे समय से एक संघर्ष हो रहा कि इसको सेंट्रल कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, जब आप दुबई में गए और दुबई के आपके मित्र चारा में जब ये बातचीत हुई कि हमें भूमि चाहिए, अच्छी भूमि चाहिए, और उसमें क्या डील हुई, क्या गोलमाल हुआ, मैं आज प्रेस में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। और आपने उस शिक्षा के मंदिर पर टूरिज्म विलेज की आड़ में आगे बढ़कर आपने उस जमीन को भी हथियाने का प्रयास किया। 250 कनाल करोड़ों रुपए की भूमि कौड़ियों के भाव पे लीज पर, और किसके लिए दी जा रही थी? आप एक तरफ टूरिज्म बिल बनाने की बात करते हैं, एक तरफ आप कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप हमारे जो पर्यटन के जो होटल है उनको अपने चेतों को दे रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन यह साजिश कामयाब नहीं होगी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि वहां पर इस विषय को लेकर, कृषि विश्वविद्यालय के उस जमीन को लेकर वहां की स्थानीय जनता ने विरोध किया, वहां के छात्र संगठन ने विरोध किया, वहां के प्राध्यापकों ने विरोध किया। और यही नहीं, सुक्खू सरकार में जो कृषि मंत्री है चौधरी चंद्र कुमार जी, उन्होंने भी इसका कड़ा विरोध किया कि मैं इस निर्णय के विरुद्ध हूं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बताएं उसके बावजूद क्या मजबूरी है आपकी? आपने जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे वो 250 कनाल चाहिए। ऐसा किसका दबाव है? दबाव हम जानते हैं किसका दबाव है, और इसके पीछे कितनी बड़ी चिंता है हम सबको मालूम है। लेकिन जब इनकी जिद इस प्रकार से सामने प्रकट हुई, तो मजबूरन किसान, हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो लोग थे, उनको हाई कोर्ट में जाने पर मजबूर होना पड़ा, और उनकी उस कारगुजारी पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे ऑर्डर दे दिया और इनको निर्देश दिया कि ये जो आप कर रहे हैं, जरा इसकी सारी जानकारी माननीय न्यायालय में लेकर आए। लेकिन इनकी तेजी देखिए, इनकी बुखलाहट देखिए। जब इनको लगा कि ये कहीं देरी ना हो जाए, सुक्खू सरकार सीधा सुप्रीम कोर्ट चली गई ताकि वहां से स्टे वेकेट हो जाए। स्टे वेकेट हो जाएगा तो उसके बाद इनकी लॉटरी लग जाएगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी किसानों की इस विश्वविद्यालय के प्रति जो आस्था है और कृषि विश्वविद्यालय की जो अपनी एक गरिमा है, उसको लेकर जरूर किसानों के और छात्रों के हित में
अपना न्याय पर देंगे, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। लेकिन मैं इनकी नीयत बता रहा हूं कि सरकारी भूमि पर कैसी इनकी नजर है। और यही नहीं, एक और इसी ही जिला के अंतर्गत यहां के एक 19 फरवरी 2024 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय की दृष्टि से एक कैंपस का यहां पर भूमि पूजन हुआ था, शिलान्यास हुआ था कि ठीक है, एक सिद्धांतिक निर्णय हो गया कि कुछ कार्यालय जो है वो देहरा में बनेंगे और कुछ धर्मशाला में बनेंगे। लेकिन केंद्र से जो इस कार्यालय के बनने के लिए जो योगदान था वो सारी राशि जारी होगी, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। मात्र प्रदेश की सरकार को 30 करोड़ रुपए यहां पर अपने हिस्से के देने थे। स्थानीय जनता ने इसको लेकर अपनी भावना को भी व्यक्त किया, आंदोलन भी किए, और जो कांग्रेस के इस सरकार में जुड़े हुए प्रतिनिधि उनसे भी आग्रह किया कि कम से कम आप अपने यहां के जो बच्चों के लिए वो लड़ाई भी तो लड़े। लेकिन उसके बावजूद भी मात्र 30 करोड़ रुपए की छोटी सी राशि जो प्रदेश सरकार के हिस्से की थी उसको दिया जाना था, लेकिन जिद के कारण वो नहीं दी। लेकिन मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि मित्रों, ये सरकार की जो बुनियाद है ये झूठ की गारंटियों की आधार पर खड़ी हुई सरकार है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग को ठगा है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो महिला है, चाहे वो युवा है, सबके साथ झूठ बोलकर सत्ता में आने का इन्होंने जो वो प्रयास किया है। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन कृत्यों की इनको सजा मिलेगी, और सजा थोड़ी नहीं मिलेगी। 5 साल की सजा नहीं मिलेगी, 20 साल की सजा मिलेगी, ताकि निकट भविष्य में इस प्रकार की कभी हिम्मत ना कर सके। और जब 20 साल तक सजा मिलेगी तो मैं कह सकता हूं कि इस दल का जो बीज है वो पूरी तरह जो है, उसकी जड़ जो है पूरी तरह जो बीज नाश हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। इन्होंने प्रदेश को पूरी तरह पीछे धकेल कर रख दिया है। तो आज यही पत्रकारिता के माध्यम से मेरे मन में जो विषय थे उनको आज मैं साझा करना चाहता था। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो अपनी बात रख सकते हैं। सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को तीसरी बार अध्यक्ष बनाया है, तो क्या देखते हैं किस तरह अन्य कैंडिडेट जो था कैबिनेट लीडरशिप के लिए क्या? डॉक्टर राजीव बिंदल जी का तीसरी बार अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होना, यह हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हर कार्यकर्ता के लिए और प्रदेश के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। डॉक्टर राजीव बिंदल जी का जो राजनीतिक जीवन हम सब जानते हैं कि उनका कितना बड़ा संघर्ष रहा है और कितनी बड़ी उनकी राजनीतिक यात्रा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कभी नौकरी की तरफ नहीं देखा, बल्कि उस समय का जो अविभाजित बिहार था, जब झारखंड और बिहार इकट्ठा होता था, तो वहां आदिवासी इलाके में जाकर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। निःशुल्क उनकी चिकित्सा सुविधा के लिए उन्होंने कई वर्ष लगा दिए, और जैसे वहां से वो लौटे तो सोलन नगर परिषद में पार्षद के रूप में वो चुने गए, वहां के वो अध्यक्ष बने। उसके बाद एक बार नहीं 5 बार विधायक चुनकर वो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आए, प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे, प्रदेश की विधानसभा में वो अध्यक्ष रहे। और उसके साथ जो डॉक्टर राजीव बिंदल जी का जो प्रोफाइल बतौर प्रदेश अध्यक्ष का रहा है, हिमाचल प्रदेश के हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे श्रीमान जयराम ठाकुर जी चाहे अन्य हैं, उन्होंने भी एक स्वर से हाईकमान को यह स्पष्ट कर दिया कि अगर पार्टी के हित में अगर सही निर्णय करना है तो डॉक्टर राजीव बिंदल से बेहतर कोई और विकल्प ही नहीं है। और जिस प्रकार से माननीय जयराम ठाकुर जी और हमारे पार्टी के अन्य शीर्ष नेतृत्व एक दिशा में और एक स्वर में डॉक्टर बिंदल जी के साथ खड़े हुए, इसका एक बहुत बड़ा मजबूत संदेश गया है। और डॉक्टर बिंदल जी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की सेहत को मैं लगातार देख रहा हूं, बहुत घबराहट महसूस हो रही है, बहुत बौखलाए हुए हैं कि डॉक्टर बिंदल जी को क्यों तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया। तो मैं इस बात का आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, हिमाचल प्रदेश के लिए ये सौभाग्य का विषय है। सर, मंडी में मौसम के कारण जो त्रासदी आई हुई है,
हमारे जो हमीरपुर के जो सांसद हैं वो तो वहाँ जा रहे हैं और जायजा भी ले रहे हैं, लेकिन जो मंडी के सांसद हैं वो काफ़ी चर्चा में है सर, उनकी जो बयानबाजी है वो काफ़ी चर्चा में रह रही है। मंडी के सांसद ऐसा नहीं है, जब वो कहीं बाहर गए हुए थे व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए थे, लेकिन उसके बाद वो प्रभावित क्षेत्र में गए हैं और हमने सोशल मीडिया में भी देखा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई है। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका एक प्रश्न है उसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा के उस संकट में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उस अभियान में लीड ली है, जिस प्रकार से डॉक्टर बिंदल जी की अगुवाई में प्रदेश का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता उस प्राकृतिक आपदा के उस प्रभावित क्षेत्र में गया है, और जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में जो संभव था, चाहे वो उनको राशन की किटों का विषय हो, चाहे उनके बर्तन को भेजने का विषय हो, चाहे उनको अन्य दृष्टि से सहयोग करने की बात हो, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी फ्रंट फुट में वहां जाकर उनके सुख दुख में खड़ी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, जिस प्रकार से उनको हिमाचल जानता है, उनकी शालीनता को जानता है, उनकी ईमानदारी को जानता है और उनके नेतृत्व को भी जानता है, जिस प्रकार से उन्होंने लगातार 10-11 दिनों तक अपने उस प्रभावित क्षेत्र के लिए, जहां ना सड़क थी ढंग की, ना वहां रास्ता था, किस प्रकार से उन्होंने घर घर जाकर लोगों के दर्द को देखा और समझा है, उसको आज हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर रहा है कि जो जयराम ठाकुर ने किया है शायद इस प्रकार का कोई करे। तो ये उसका जो आप सांसद जी का प्रश्न कर रहे हैं, ये उसी के साथ जुड़ा हुआ ये एक विषय है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। थैंक यू।